अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज का टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम के काम करने का तरीका क्या है, क्या मैकेनिज़्म है जिस पर एंजाइम्स काम करते हैं। तो जब भी एंजाइम जो है वो मिलते हैं स्पेशल मॉलिक्यूल्स जिन्हें कहते हैं सबस्ट्रेट के साथ, एंजाइम किसके साथ कंबाइन होगा, जिन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं उन्हें कहते हैं सबस्ट्रेट। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं तो क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। टेम्परेरीली वक्ती तौर पर एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे कहते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कैसा होता है, टेम्परेरी। क्योंकि हम बार बार पढ़ें कि एंजाइम जो है वो खुद यूज़ नहीं होते लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। तो एक टेम्परेरी सा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम ने उस सबस्ट्रेट को अच्छी तरह से उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको बदल दिया, सबस्ट्रेट को बदल दिया किस में, प्रोडक्ट में, और ख़ुद साथ वापस वैसे का वैसे। तो जो सबस्ट्रेट है वो बदल गई है प्रोडक्ट में, और एंजाइम जो है वो खुद यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पर आया था, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। तो वापस एंजाइम उसी तरह से हमें हासिल हो गया। तो इसे क्या कहते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो खुद यूज़ ना हो, सिर्फ रिएक्शन को तेज़ करवाने का काम करे, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। तो एंजाइम क्या है यहाँ पर, कैटलिस्ट। तो इसकी ओवरऑल हम इक्वेशन टाइप लिखना चाहें, एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, दोनों कंबाइन होंगे, एक टेम्परेरी बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। वो आगे से क्या करेगा, जब ये वक्ती तौर पर दोनों इकट्ठे होंगे तो सबस्ट्रेट बदल जाएगा प्रोडक्ट में, और साथ में हमें एंजाइम वापस एंड पे लास्ट पे वैसे के वैसे मिल गए। अब इस सारे मैकेनिज़्म को समझने के लिए दो तरह के जो है वो पेश किए गए थे मॉडल्स। एक मॉडल पेश किया गया जिसे कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल साइंटिस्ट था एमिल फिशर। 1894 में एमिल फिशर जो कि जर्मन बायोलॉजिस्ट था, अच्छा फिशर के स्पेलिंग में बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स फिश के लिख और आगे ER लगा देते हैं, जबकि इसमें याद रखना है इसमें ये C भी आएगा। तो एमिल फिशर ने 1894 में क्या किया, उसने कहा कि उसने एक मॉडल पेश किया जिसको नाम दिया गया लॉक एंड की मॉडल। अब ये नाम ही जाहिर क्या कर रहा है कि जिस तरह से एक स्पेसिफिक लॉक होता है उसको खोलने के लिए एक स्पेसिफिक की ज़रूरत होती है, उसने इसी असूल पर अपना जो मॉडल पेश किया। उसने कहा कि स्पेसिफिक एंजाइम जो होता है उसके लिए स्पेसिफिक ही सबस्ट्रेट जो है वो उसके साथ कंबाइन हो सकती है। एंजाइम की एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती हैं, इसीलिए उसके साथ स्पेसिफिक ही सबस्ट्रेट आकर ऐड हो सकता है। तो इसने क्या कहा, बोथ जो दोनों सबस्ट्रेट और ये जो एंजाइम है दोनों क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक शेप होनी चाहिए दोनों की, एंजाइम की भी और सबस्ट्रेट दोनों क्या होंगे, स्पेसिफिक शेप्स होंगी उनकी। अगर उनकी शेप्स एक दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं होंगी तो वो एक दूसरे में फिट नहीं आ सकते, एज सेम एज जैसे कि लॉक और की का हम बात करें कि अब हर लॉक को हर की के साथ ओपन नहीं कर सकते। इसी तरह उसने कहा कि तमाम एंजाइम्स किसी भी सबस्ट्रेट के साथ आकर कंबाइन नहीं हो सकते, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, स्पेसिफिक एंजाइम होगा। अगर शेप के लिहाज से बात करें तो हम कोई सिंपल सी शेप बना लेते हैं। ये क्या है, एंजाइम,
अब इसके साथ कौन आकर अटैच होगा, इसी की शेप के अकॉर्डिंग कोई अगर सबस्ट्रेट आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, तो ही रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा अकॉर्डिंग टू एमिल फिशर, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक दोनों की शेप्स क्या होनी चाहिए, एंजाइम की भी और सबस्ट्रेट की भी स्पेसिफिक शेप्स होनी चाहिए। जबकि एक और मॉडल आता है, एक और साइंटिस्ट डैनियल कोशलैंड दूसरा मॉडल पेश करते हैं 1958 में। मॉडल का नेम है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब इन मॉडल्स के नेम से याद रखना है, नेम ही बस बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। लॉक एंड की मॉडल जैसे स्पेसिफिक लॉक और स्पेसिफिक की होगी। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये एक वर्ड फिट यहाँ पर जाहिर क्या कर रहा है, 1958 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड ने जो अपना मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, उसने कहा कि जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती, जबकि उसने कहा था एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती हैं, उनकी स्पेसिफिक शेप होती है। इसने कहा कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, बल्कि इसके मुताबिक एक्टिव साइट क्या कर लेती है, अपनी शेप चेंज कर लेती है। जैसे हम डायग्रामेटिकली देखें, कि कोई भी हमने ड्रॉ कर लिया है एंजाइम है, अब कोई सबस्ट्रेट है, ये कोई सबस्ट्रेट है, क्या इनकी शेप्स अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल सेम है? क्या ये लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक दूसरे में फिट आ सकते हैं? क्या ये रिएक्शन आगे चल सकता है? लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक इनकी शेप्स एक जैसी नहीं हैं, स्पेसिफिक शेप्स नहीं है दोनों की मिलती जुलती, तो इसलिए ये आगे रिएक्शन नहीं कर सकते। लेकिन डैनियल कोशलैंड का कहना है कि एक्टिव साइट जो है वो क्या करती है, अपनी शेप चेंज कर सकती है। तो ये क्या करेंगे, एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, इसके मुताबिक एक्टिव साइट शेप चेंज कर लेगी और ये एक दूसरे में फिट आ जाएंगे अकॉर्डिंगली। जैसी शेप ये थी, उसी तरह की शेप हो जाएगी किसकी, आने वाले सबस्ट्रेट की। एक फर्जी से डायग्राम, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट डैनियल कोशलैंड के मुताबिक क्या हो गए हैं, एक दूसरे में फिट। तो जो डैनियल कोशलैंड है, बात उसने भी वही की सबस्ट्रेट और एंजाइम की, लेकिन उसने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया था लॉक एंड की मॉडल को, उसने मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई कैसे किया था, उसने कहा कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती, इसने कहा था रिजिड होती है, जबकि इसने कहा कि एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। ये क्या कर लेती है, अपनी शेप चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। इसलिए ये वाला जो मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इंड्यूस फिट मॉडल क्या है, मोर एक्सेप्टेबल। ये क्वेश्चन आ जाता है, वाई इंड्यूस फिट मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल। वाई इंड्यूस फिट मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल देन लॉक एंड की मॉडल। तो क्योंकि इसके मुताबिक एक्टिव साइट, मेन लाइन क्या है यहाँ पर कि एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, दैट्स वाई इंड्यूस फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल दैन लॉक एंड की मॉडल। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस क्या आ गया, इधर एक्टिव साइट इसके मुताबिक रिजिड स्ट्रक्चर है, जबकि इसके मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड नहीं है। ये उसको अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेती हैं एक्टिव साइट्स आने वाले सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद उन्होंने बताया कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स क्या स्पेसिफिक होते हैं। यस, हम ये करेक्टरिस्टिक्स से लेकर बात कर रहे हैं कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। किस किस के लिए स्पेसिफिक होते हैं, रिएक्शन के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं,
स्पेसिफिक होते हैं किस किस के लिए? एक तो सबस्ट्रेट के लिए भी, और दूसरा रिएक्शन किस तरह का है। रिएक्शन भी देखना है किस तरह का है, फिर सबस्ट्रेट किस तरह का है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ यहाँ एंजाइम्स की एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम है, सिमिलरली लाइपेज एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम किसके लिए स्पेसिफिक होगा? फॉर प्रोटीन। अमाइलेज एंजाइम होता है स्टार्च के लिए, लाइपेज एंजाइम होता है लिपिड्स के लिए। अब इनमें से हम कहें जी प्रोटीएज एंजाइम है तो वो स्टार्च पर भी एक्ट कर सकता है, प्रोटीन पर भी एक्ट कर सकता है। नो, प्रोटीएज सिर्फ किसके लिए स्पेसिफिक है? प्रोटीन के लिए। अमाइलेज किसके लिए स्पेसिफिक है? स्टार्च के लिए। लाइपेज एंजाइम जो है वो सिर्फ किस पर एक्ट कर सकता है? इसको लिपिड्स को ही डाइजेशन वगैरह करवा सकता है, उसको तोड़ फोड़ सकता है। तो स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक ही सबस्ट्रेट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक जो था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 2 मॉडल पेश किए गए किन किन साइंटिस्ट ने कब कब और उनमें क्या बताया। उसके बाद इस चैप्टर नंबर 6 के 6 ही MCQ लास्ट में दिए गए हैं और उनके ये आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, आंसर लिख दिए हैं। अगर मैच करने हैं तो साथ में पढ़ कर भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो उन्होंने MCQ दिया है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम्स, एंजाइम के बारे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा, 4 ऑप्शन जो दिए हैं। तो बी ऑप्शन जो ठीक लगाया हुआ है, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को जो एनर्जी चाहिए होती है जब ये आते हैं तो उसकी एनर्जी इनके आने से रिक्वायर्ड एनर्जी को कम कर देते हैं ये। नंबर 2 है, टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स डू एंजाइम्स बिलोंग, एंजाइम्स का ताल्लुक किस कैटेगरी से है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन। पूरी लाइन हमने ये पढ़ी है कि एंजाइम्स क्या होते हैं? मोस्टली प्रोटीन। तो डी ऑप्शन आएगा इसका। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स के बारे में क्या चीज़ ठीक है जो यहाँ दिया गया है? वैसे तो हमने पढ़ा है कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन, लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन प्रोटीन, हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, या आर कंपोज ऑफ प्रोटीन। कुछ तो पढ़ते साथ ही में पता चल रहा है कि ये गलत है। कि क्या करते हैं? हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि कुछ प्रोटीन पार्ट जो हैं, जो ये एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं मोस्टली, कुछ रिएक्शन में ये जो प्रोटीन पार्ट है वो कम्प्लीटली रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवा सकता, तो उनको नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? बी, हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी को अच्छी तरह से फैसिलिटेट करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। नंबर 4, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर, हमने पीछे 2 पढ़े थे ऑप्शंस। कोफैक्टर 2 तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम लूजली अटैच्ड, सी ऑप्शन है प्रोटीन्स इन नेचर, या डी ऑप्शन है टाइटली बॉन्ड टू एंजाइम। डी ऑप्शन आएगा टाइटली बॉन्ड टू एंजाइम। नंबर 5 है, व्हेन वी ऐड मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड देयर इज नो इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। कह रहे जब हम पहले से ही रिएक्शन जो चल रहा है उसमें और ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल रहे हैं लेकिन रिएक्शन में कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो ये बात किस चीज़ को शो कर रही है? कि सबस्ट्रेट ने तमाम एक्टिव साइट पहले ही फिल कर दी हैं। जो हम अब सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं वो किसी काम का नहीं है, वो उसके लिए वेस्ट है, एक्स्ट्रा। तो ऑप्शन क्या आएगा इसके लिए? ए ऑप्शन है, ऑल एक्टिव साइट्स हैव बीन ऑक्युपाइड बाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। नंबर 5 का है ए। नंबर 6 पर कुछ डायग्राम्स दी गई हैं और आगे उसकी स्टेटमेंट दी है ऊपर, विच ऑफ दीज ग्राफ्स शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन। कौन सा ग्राफ है जो टेम्परेचर को शो कर रहा है एंजाइम? तो हमने इसका पढ़ा हुआ है, आंसर है डी। टेम्परेचर के जो ग्राफ हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है, और ये 6 ही बस MCQ थे। चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया लास्ट क्वेश्चन के साथ, टॉपिक के साथ, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के